जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अंकित शर्मा और आज मैं आप लोगों के बीच पढ़ाऊंगा लैंड फॉर्म्स। स्थलाकृतियां मतलब पृथ्वी पर कितने तरीके की आकृतियां होती हैं, वो कौन कौन से हैं, मैं उन सब के बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। मैंने जब पिछला वेबिनार लिया था, पिछली क्लास में मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया था, तो मेरे से कई बच्चों ने कहा था कि सर उस चीज़ का मुझे वीडियो चाहिए। तो इस वजह से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ्रेंड्स, पृथ्वी के धरातल पर जो स्पष्ट रूप से दिखने वाली विशेष आकृति एवं आकार वाले स्थलों को स्थलाकृतियां या फिर लैंड फॉर्म्स कहा जाता है। इन स्थलाकृतियों में रेत के टीले से लेकर हिमालय पर्वत जैसे विशाल आकार वाले स्थलों को भी शामिल किया जाता है। इन स्थलाकृतियों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक व बाह्य शक्तियों का परिणाम है। इन स्थलाकृतियों को उनके आकार के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। और हाँ, वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दें चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी कर दें। पहला है प्रथम श्रेणी, जिसमें महाद्वीपों व महासागरों को शामिल किया गया है। फिर आती द्वितीय कैटेगरी। द्वितीय कैटेगरी में पर्वत, पठार और मैदान है। तीसरी कैटेगरी जो है वो है पृथ्वी के जो बाहरी बल हैं उनके द्वारा जो बनाई गई कुछ आकृतियां हैं उनके बारे में। तो अब यहाँ पर हम जो द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियां हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया, उनके आकार व उनके स्थल रूपों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। और हमारी जो द्वितीय श्रेणी है उसमें क्या क्या है? पर्वत, पठार और मैदान। पर्वतों द्वारा पृथ्वी की संपूर्ण सतह का लगभग 27% भाग घिरा हुआ है। सामान्य अर्थों में पर्वत पृथ्वी की सतह के ऊपर के उठे हुए वह भाग हैं जो अपने आसपास की भूमि से बहुत ऊंचे उठे हुए हैं। पर्वतों की ऊंचाई निश्चित न होकर सापेक्षिक है, अर्थात पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक होती है। पर्वत तीव्र ढाल वाली ऐसी स्थलाकृतियां हैं जिनके आधार का क्षेत्रफल अधिक और शीर्ष क्रमशः कम होता है। इसके लिए आपको कई सारे मैंने एग्जांपल्स बताए थे। मैंने आपको एग्जांपल्स में बताया था, एक जैसे समोसा है, समोसे को अगर आप खड़ा करके रख दें तो भी एक पहाड़ की आकृति में हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास पानी वाली बोतल है, वो बोतल जिसमें ऊपर का जो मुंह होता है ऊपर का वो बड़ा सकरा और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा भारी हो, या फिर मटकी, घर में गगरी जो होती है ना, वो ये सब कह सकते हैं कि पर्वत की तरीके। जैसे गगरी का मुंह ऊपर का छोटा होता है, नीचे से उसका बेस कितना चौड़ा होता है, वैसे बोतल नीचे से काफी चौड़ी और ऊपर से हल्का सकरी होती है। सेम आकार में आपके पहाड़ होते हैं। पहाड़ नीचे से बहुत सारा बेस कवर अप कर लेते हैं लेकिन ऊपर जाके बहुत सकरे होते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे पर्वत को कितने प्रकार के होते हैं, कितने वर्गों में इनको बांटा जा सकता है। पहला है मौलिक पर्वत या विवर्तनिक पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण विभिन्न प्रकार की भू हलचलों जैसे दबाव, तनाव, उभार आदि के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें मौलिक या विवर्तनिक पर्वत कहते हैं। इन पर्वतों को 4 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मोड़दार पर्वत अथवा वलित पर्वत। इसको ध्यान से देखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। या फिर फोल्ड माउंटेन। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण परतदार शैलों में मोड़ पड़ने लगते हैं और वे ऊपर की ओर उठने लगती हैं। इस प्रक्रिया से निर्मित पर्वत श्रेणियों को मोड़दार वलित पर्वत कहा जाता है। ये विश्व के सबसे विस्तृत और ऊंचे पर्वत हैं। इनमें से हिमालय पर्वत अपना, दक्षिण अफ्रीका का एंडीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत, यूरेशिया का यूराल पर्वत और यूरोप महाद्वीप का अल्पस पर्वत। मोड़दार या वलित पर्वत वो पर्वत हैं प्यारे भाइयों जिनमें से परत दर परत जमने लगती है। बस
आप समझ जाइए कि वही है वलित पर्वत। दूसरा है ब्लैक पर्वत या फिर ब्लैक माउंटेन। इन पर्वतों का निर्माण तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के द्वारा होता है, अर्थात जब सेलों पर दबाव बल लगता है तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं। जब लगभग दो समानांतर भ्रंशों के बीच की भूमि आसपास की भूमि की तुलना में काफी ऊपर उठ जाती है तो उस ऊपर उठी हुई भूमि को ब्लैक पर्वत कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? जब दरारें पड़ जाए जहां पे किसी हलचल से, तो वहां पे ब्लैक माउंटेन बनता है। इसके एग्जाम्पल के लिए जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस में वासजेस, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक पर्वत है सियरा नेवादा, एशिया के पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए। फिर आता है डोम्ब माउंटेन, गुंबदाकार पर्वत। अब आप लोगों को गुंबद भी जान लेना चाहिए। आप लोगों ने मंदिर में देखा होगा जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपर बना गोल गोल सा, उसको गुंबद बोलते हैं। मस्जिद में भी होता है। इस प्रकार के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, तो इसे गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है नॉर्थ अमेरिका में हेनरी पर्वत। गुंबदाकार मतलब आप समझ रहे हैं, चाप के जैसा होता है। और चाप जैसे आप कैंपस रख के घुमाएंगे तो वही हालात जो मंदिर के ऊपर की शेप या फिर मस्जिद का जो ऊपर का शेप होता है, वही सेम स्थिति होती है। फिर आता है ज्वालामुखी पर्वत। अब ज्वालामुखी पर्वत आप लोग समझ ही रहे होंगे। ये पर्वत ज्वालामुखी से निकले लावा के जमाव के कारण गठित होते हैं, इसलिए इन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। यूरोप के इटली में वसुवियस पर्वत है। साउथ अफ्रीका महाद्वीप का के तंजानिया में है किलिमंजारो, बहुत इंपॉर्टेंट है किलिमंजारो। एशिया के जापान का फ्यूजियामा बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूजियामा पूछा जाता है डायरेक्टली, फ्यूजियामा पर्वत कहाँ स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के इक्वाडोर का कैटोपैक्सी पर्वत, या फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में शास्ता या हुडवर्नियर पर्वत। ये तो रहे मौलिक या विवर्तनिक पर्वत के उदाहरण और उनकी डिफिनेशन, उनके प्रकार। दूसरा है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी। भारत में तो भाई इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन पर्वतों का निर्माण मौलिक पर्वत या विवर्तनिक पर्वतों के अपक्षय अथवा अपर्दन के विभिन्न कारकों जैसे नदियों, पवन, हिमानी आदि से घर्षित होकर अवशेष के रूप में बचे पर्वतों के रूप में हुआ है। उदाहरण स्वरूप भारत में नीलगिरी पर्वत, पारसनाथ पर्वत, गिरनार पर्वत, राजनाथ की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ और विंध्याचल की पहाड़ियाँ। इसमें दो तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है। एक है विवर्तनिक पर्वतों में अपक्षय, दूसरा है अपर्दन। तो फ्रेंड्स, अपक्षय वो होता है जैसे जो कभी टूट फूट पर्वतों में जो होती रहती है, किसी भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, टूट फाट जो पर्वतों में होती, चाहे आदमी तोड़ फाड़ दे या फिर बारिश की वजह से भी बहुत कुछ टूट फाट होती है, तो उसको बोलते हैं अपक्षय। टूट फाट होने के बाद जो इसका ऊपर का हिस्सा कभी हवा से उड़ के बाहर कहीं दूर चला जाता है, या फिर नदियां बहा के उसको अपने साथ ले आती हैं, या फिर खुद नीचे खिसक खिसक के गिरता रहता है। तो अब जो पर्वतों का अपक्षय है, वो पहाड़ का जो टूट फूट का जो मलबा होता है, उसको वहां से हटाने की प्रक्रिया जो है, वही अपक्षय कहलाती है। तो आई थिंक आप लोग काफी हद तक समझे होंगे। अगर सीधी भाषा में अपक्षय और अपर्दन को समझे तो पहाड़ में जो टूट फूट होती है उसे अपक्षय कहते हैं, और जो टूट फूट का मलबा होता है उसको चाहे आदमी उठा के फेंक के आए, या हवा में उड़ के जाए, नदी बहा के उसको पानी बहा के ले जाए, उसको हम अपर्दन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब पर्वतों का मानव जीवन में क्या महत्व है भाई?
जो पर्वत है वो पृथ्वी की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों में से एक है। इनका मानव जीवन में आर्थिक, रक्षा, टूरिज्म, वर्षा की दृष्टि से ही अपना महत्वपूर्ण योगदान है। पर्वत प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार हैं। इनमें खनिज लवणों का विशाल संचय है। जैसे अमेरिका में अपलेशियन श्रेणी के पर्वत कोयला एवं चूना पत्थर के भंडारों के लिए विश्व विख्यात हैं। पर्वतों की ढालें चाय, कॉफी के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ स्थान है। पर्वतीय क्षेत्रों में जमी बर्फ के पिघलने से नदियां सदा नीरा मतलब हमेशा पानी से भरी रहती हैं। जैसे भारत में गंगोत्री ग्लेशियर के पिघलने से गंगा नदी सदा नीरा बनी रहती है। ये सदानीरा नदियां जल विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई व पेयजल परियोजनाओं के सफल संचालन हेतु भी आवश्यक है। उच्च पर्वतों से निकलने वाली नदियां अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाकर अपनी निचली घाटियों एवं डेल्टा क्षेत्रों में निक्षेपित कर देती हैं, जिनके द्वारा अत्यंत उर्वर मैदानों का निर्माण होता है। जैसे उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान, ऐसे क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। अब इसका रक्षा की दृष्टि से क्या योगदान है भाई, ये इसको भी समझें। पर्वत श्रेणियां देशों के बीच प्राकृतिक राजनीतिक सीमा बनाती हैं, जो विदेशी आक्रमण से कुछ हद तक रक्षा भी करती हैं। जैसे भारत और चीन के मध्य हिमालय पर्वत श्रेणियों की स्थिति भारत को चीन के आक्रमण से प्राकृतिक रूप से रक्षा प्रदान करती है। अब पर्यटन यानी टूरिज्म की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो भी समझ लिया जाए। पर्वतों की उपस्थिति किसी भी स्थल को पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना देती है। इन पर्वतीय स्थलों को हिल स्टेशन कहा जाता है। इन हिल स्टेशनों का स्वास्थ्यवर्धक एवं खुशनुमा वातावरण पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। जैसे पर्वत पर बसे पर्यटक नगर जो है, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, माउंट आबू, ऊटी, ये सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए ही फेमस है। लोग यहाँ पे छुट्टियां मनाने जाते हैं। वर्षा की दृष्टि से क्या महत्व है? ऊंची पर्वत श्रेणियां आर्द्रता युक्त हवाओं को रोककर वर्षा कराने में मददगार है। जैसे भारत में पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां दक्षिणी मानसून की आर्द्रता युक्त हवाओं को रोककर देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कराती हैं। इस प्रकार उत्तर पूर्व में गोरो, खासी, जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं वो आर्द्रता युक्त हवाओं को रोककर चिरापुंजी व मानिसराम को विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बनाती हैं। वास्तव में पर्वत भले ही रहने के लिए विशेष केंद्र ना हो, अच्छे ना हो, परंतु उनके मानव के जीवन में आर्थिक, रक्षा, पर्यटन व वर्षा आदि के लिए अपनी उपयोगिता है। तो फ्रेंड्स, हम पठार और मैदान एक वीडियो में अलग कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके मैं पठार और मैदान अलग ही कवर कर दूंगा, और अभी इस वीडियो को मैं बस पर्वत ही रखता हूं क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 14 मिनट का हो चुका है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें लॉजिकल स्टडीज़ पर अंकित शर्मा को। थैंक यू सो मच।